की बात करते हैं जो सवाल उठाए हैं आईएएस नियाज खान ने। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौलवी और मदरसों पर भी नियाज खान ने सवाल उठाए हैं। दुनिया में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ी है, बड़ी समस्या उसकी वजह से हो गई है। अफ्रीका में तो 10-10 बच्चे हो रहे हैं, केवल सही शिक्षा ही काबू कर सकती है। भोपाल में आईएएस नियाज खान के इन सवालों के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। मुस्लिम आबादी, पूरे दुनिया में जिस तरह से मुस्लिम आबादी में इजाफा हो रहा है, उसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नियाज खान ने यह पोस्ट किया था। तो हमारे देश में भी निचले तबके में यही हाल है। नियाज खान के मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर उठाए सवाल पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने नियाज खान का समर्थन करते हुए कहा कि जनसंख्या विस्फोट किसी भी समाज या देश के लिए सकारात्मक संदेश नहीं है। जब तक मौलवी मदरसा सिस्टम चलेगा तब तक तार्किक सोच नहीं आएगी, ये कहना है आईएएस नियाज खान का। रीतियां, कुप्रथाएं किसी भी समाज की हों, उनमें परिवर्तन होना चाहिए। और जब उसी समाज का एक पढ़ा लिखा वर्ग उनके खिलाफ आवाज उठाता है, चिंतन करता है, तो निश्चित ही ये स्वागत योग्य है। अल्पसंख्यक समाज के, मुसलमान समाज के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, सिर्फ मौलवी क्यों बने, ये एक लंबे समय से चर्चा का विषय है। और जनसंख्या विस्फोट किसी भी समाज, किसी भी देश के लिए कोई सकारात्मक संदेश नहीं है। ऐसे में समाज के सभी वर्गों को एकत्रित होकर इन कुप्रथाओं के प्रति चिंतन करके इनमें बदलाव लाना चाहिए, तभी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी और एक विकासशील देश का निर्माण होगा। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता है डॉक्टर राम पांडे, बीजेपी प्रवक्ता है मिलन भार्गव जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पांडे, सवाल पहला मेरा आपसे ही रहेगा। इस बार तो एक मुस्लिम अधिकारी ने ही सवाल को उठाया है, गंभीर चिंता का विषय है ये, उनका कहना है। उठाया है और इस सवाल को हर किसी को उठाना चाहिए और इस सवाल पर अमल भी होना चाहिए, क्योंकि जो जनसंख्या वृद्धि है वो हमारी देश और दुनिया में कई समस्याओं को जन्म देती है, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, महंगाई से संबंधित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, ट्रैफिक से हो, पॉल्यूशन से हो। हमें अपने आसपास जो कमियां नजर आती हैं उसमें ये जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ा कारण है और इस पर कंट्रोल होना चाहिए। और नियाज खान आईएएस है, मुस्लिम है, उन्होंने मुस्लिमों के बारे में ये आवाज उठाई है तो उन्होंने अच्छा किया है, क्योंकि हम अपने धर्म की बुराइयों को हमें दूर करना चाहिए। लेकिन हमारे धर्म में उल्टा है, यदि हम अपने धर्म में किसी बुराई को उठाते हैं तो उसे देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया जाता है, पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और समय रहते कुछ बुराइयां हमने ठीक भी की है, जैसे हमारे धर्म में बाल विवाह होता था तो कांग्रेस सरकारों ने उसको बंद किया, सती प्रथा होती थी उसे बंद किया। तो जो भी जिस धर्म में बुराइयां हैं होना चाहिए, हमें दूसरे के धर्म की सफाई करने से ज्यादा अच्छा है कि अपने धर्म में जो कमियां हैं उन कमियों को दुरुस्त करना चाहिए। और नियाज खान ने केवल यही आवाज नहीं उठाई, उन्होंने कई आवाज उठाई है। उन्होंने मुस्लिमों से कहा है कि गाय को पालिए, गाय की सेवा कीजिए, और वो स्वयं भी शाकाहारी हैं। लेकिन अभी एक पार्टी ऐसी सत्ता में है जो 70 साल से कह रही थी कि गाय को हम राष्ट्रीय पशु बनाएंगे। जहां नियाज खान गाय की सेवा करने की बात कर रहे हैं, गाय को पालने की बात कर रहे हैं, वहां एक पार्टी ऐसी है कि वो गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं बना रही है। और 10 साल से तो मोदी जी भी हैं, उन्होंने भी गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं बनाया है, बल्कि जो बीफ का कारोबार है, बल्कि हम कहें एक्सपोर्ट है, वो और बढ़ गया है। तो और उन्होंने शिक्षा पर भी बड़ा जोर दिया है कि आप शिक्षित रहेंगे तो तर्क के साथ आप अपनी बात रख सकते हैं, तो शिक्षित होना जरूरी है। और आज मेरे फ्रेंड है फिनलैंड में, तो उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी क्यों हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन हमारे तो देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। मिलन भार्गव जी, ठीक है, मिलन भार्गव जी को दिखाइए स्क्रीन पर।
मिलन भार्गव जी, जब डॉक्टर राम पांडे ने अपनी बातचीत की शुरुआत की तो मुझे लगा कि अरे ये तो आप ही के सुर में सुर मिला रहे हैं और अच्छी बात है, ये एक अच्छी नज़ीर पेश की जा रही है। लेकिन बात खत्म करते 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 उन्होंने अपने सही जो सवाल थे जो उनको दाग दिया है। आपकी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए एक, और दूसरा कह दिया है कि भाई हिंदू धर्म की बुराइयों पर भी बात कर लीजिए। देखिए पंडित जी, स्पष्ट है देखिए, जिस प्रकार से नियाज खान साहब ने जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर की, तो निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए कि उनके बच्चे भी आगे बढ़े और तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। निश्चित पांडे जी से आपने भले ही पूछ लिया, अभी इनकी जगह दिग्विजय सिंह जी से आप पूछ लेंगे तो बयान इससे उलट होगा। आरिफ मसूद साहब जो इनके पार्टी के विधायक है, उनसे पूछ लेंगे तो जवाब कुछ और होगा। देखिए, इनके अलग अलग एजेंडे हैं, हर व्यक्ति इनका एजेंडा लेकर चल रहा है, क्योंकि फ्रेंचाइजी सिस्टम कांग्रेस पार्टी में है। आप अभी मुस्लिम आबादी की बात कर रही थी, मुस्लिम समाज की बात कर रहे थे, लेकर जाके वो फिनलैंड भी चलेगा और प्रधानमंत्री जी पर आक्षेप भी लगा दिया। तो यही इनकी घृणित मानसिकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ हाथ धोकर हिंदू संस्कृति पर पड़े हैं। सनातन को एड्स डेंगू कह देना, हिंदुओं को आतंकी कह देना, धर्मा को बलात्कारी कह देना, ये इनका ही पार्ट पढ़ाया जाता है। ये हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। लेकिन जिस प्रकार की चिंता नियाज खान साहब ने की, जितना उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए मदरसों और मौलवियों पर दागे हैं निशाने, उतना ही नुकसान इस समाज का यदि किसी ने किया वो राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी है, जो दशकों तक सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर सिर्फ वोट की राजनीति बनाकर मुस्लिम समाज को भटकाया है और उनके विकास में अवरोध पैदा किया। कांग्रेस पार्टी चाहती ही नहीं कि मुसलमान बच्चा, मुसलमान का युवक IIT करे, डॉक्टर बने, UPSC करे और आर्मी जैसे शतक सेना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। ये तो चाहते हैं कि हम भटके हैं। ये धर्म की आड़ में जो जिस प्रकार से जहर बोने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है, ये धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं, ये जिहाद को बढ़ावा देते हैं, ये आतंकवाद को पोषित करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास पुराना है। वोटों की राजनीति के लिए हमेशा इन्होंने मुस्लिम समाज का उपयोग किया, लेकिन आज मुस्लिम समाज के जैसे नियाज खान जैसे लोग जो पढ़ लिख कर अपने विश्व को और अपने समाज की चिंता कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हमको ठगा है, किस प्रकार से हमारा दोहन कर कहीं ना कहीं भटकाया है। हम कहीं ना कहीं आवाज तो निकल रही है। इस पर यदि सही आपको सटीक जवाब चाहिए है तो आप दिग्विजय सिंह जी को फोन पे जोड़ लीजिए, तो किस प्रकार के विचार रखते हैं और क्या करवाना चाहते हैं। मिलन जी, जिसको कांग्रेस की असली संस्कृति सामने चाहेंगे जोड़ना, जिनसे बात करना वो उनसे करके ही जाएगी। लेकिन सुरेश शर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार है वो भी जुड़ गए। सुरेश शर्मा जी, समस्या को समस्या की तरह ही देखा जाए, लेकिन ऐसे सियासतदानों की मंशा कैसे पूरी हो पाएगी? IAS नियाज खान ने गंभीर समस्या का जिक्र किया है, क्या उसके समाधान पर कभी बात हो पाएगी सही नियत के साथ? कि दो बातें कही है उन्होंने अपने ट्वीट में। पहला तो ये कहा कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है मुस्लिम समाज में वो उसकी प्रगति के लिए बाधक है। तो ये तो स्वाभाविक रूप से कोई भी विद्वान व्यक्ति जो है वो समस्याओं के निराकरण के संबंध में ही ऐसे संकेत देता है। तो नियाज खान साहब ने जो कहा है तो उसका अभिप्राय सीधे सीधे ये है कि हम जो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं वो सत्ता परिवर्तन के लिए बढ़ा रहे हैं या विकास कार्यों के लिए बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो समाज का विकास हो सकता है, अपने बच्चे जो हैं वो अच्छी स्थिति में पहुंचे, इसके लिए यदि योजना है तो एक विषय रहना चाहिए। दूसरा, उन्होंने मदरसों को लेकर के भी एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मदरसों का पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। प्रतिबंध नहीं बोला, उसको बंद कर देना चाहिए। तो इससे भी व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही है, क्योंकि जो मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर लेता है वो जो है बाहर की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाता, और केवल जो है इस्लामिक शिक्षा। आप देख लीजिए पाकिस्तान के क्या हालात हो रहे हैं। इसलिए तो हो रहे हैं कि वहां जो ना तो विज्ञान की शिक्षा होती है, ना वहां जो है नैतिकता की शिक्षा होती है, वहां तो केवल इस्लाम पढ़ाया जाता है और जहर भरा जाता है। तो ये जो बातें हैं, इन बातों की तरफ नियाज खान साहब ने जो ध्यान आकर्षित किया है। वो एक अच्छे लेखक हैं, उनकी किताबें काफी चर्चित होती हैं और उनकी टिप्पणियां भी काफी व्यवहारिक रहती है। तो मुझे लगता है कि समाज सुधार की दृष्टि से की जाने वाली उनकी बातों का जो है समाज को संज्ञान लेना चाहिए। बड़ी बात तो आपने यहां पर की है कि समाज को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा जब भी मौलानाओं को लेकर बात होती है, मदरसों को लेकर बात होती है, तो वो बिदक उठता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उनकी कमियों की तरफ देखा जाए या जिक्र किया जाए। डॉक्टर राम पांडे, और ऐसी स्थिति के लिए क्या कांग्रेस या दूसरी जो पार्टी है जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि मुसलमान दबे रहे, ये कांग्रेस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सूट करता है। न डरते हैं न डराते हैं।
हमारा तो नारा ही है, हमने तो संसद में भी कहा है कि न डरो न डराओ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। हम तो सबका सम्मान कहते हैं, और इस देश ही नहीं, हम तो कहते हैं पूरे दुनिया में सब लोग सुखी रहें। और बात चूंकि आबादी पर ज्यादा चल रही है, तो जब हमने आबादी को कंट्रोल करने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी आज तक उसका विरोध करती है, और जब हमने आबादी को कंट्रोल करने का प्रयास किया तो संविधान हत्या दिवस के रूप में उसको भारतीय जनता पार्टी मना रही है। सबसे ज्यादा आबादी यदि कंट्रोल हुई थी तो इमरजेंसी के दौरान हुई थी। उस समय देश की जनता को जागरूक किया गया था कि आबादी कंट्रोल कीजिए, और उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी के धर्म के लोगों ने आबादी कंट्रोल करने का प्रयास किया था। डॉक्टर राम पांडे, क्या आप उस इमरजेंसी के उस दौर को सही ठहरा रहे हैं? क्या वो तरीका सही था आबादी कंट्रोल करने का? जी बिल्कुल सही था, सब कुछ सही था। ठीक है, परमाणु विस्फोट किया था इंदिरा जी ने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे इंदिरा जी ने, राजाओं का प्रीवी पर्स बंद किया था इंदिरा जी ने। तो इंदिरा जी पूरी दुनिया में इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो अमेरिका अपनी सेना भेजना चाह रहा था, तो वो भी उसको वापस होना पड़ा था। तो इधर में भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस के एक नेता थे जयप्रकाश नारायण, उनके कंधे पर बंदूक रखकर इन्होंने चलाने की प्रयास की, क्योंकि इनके नेता कोई पॉपुलर नहीं थे। तो जयप्रकाश नारायण थे या मुरारजी देसाई थे, इस तरह के नेताओं को इन्होंने आगे किया। और चूंकि एक छोटी सी बात थी, और एक हाईकोर्ट में यह डिसीजन आया था कि एक सरकारी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, और जो बिजली का जो तार आया था, कांग्रेस की जो मीटिंग चल रही थी वो गलत तरीके से आया था, और इंदिरा गांधी जी की संसद सदस्यता खत्म कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के लोगों ने पूरे देश में तांडव मचा दिया था। रेल मंत्री तक की हत्या कर दी गई थी, 20 दिन तक हमारे देश में रेल बंद रही थी, सेना को देश से विद्रोह करने के लिए उकसाया गया था, पुलिस को देश में विद्रोह करने के लिए उकसाया गया था। तो पूरे देश में भारत जो विपक्ष के लोग थे, वक्त के लिए गांधी परिवार माफी मांग चुका है, उसको आप सही ठहरा रहे हैं। मिलन जी इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी मिलन जी बताइए। देखिए, ये इनकी ही मानसिकता है। देखिए, इनको रहीम पसंद नहीं है, इनको अब्दुल कलाम पसंद नहीं आएंगे, इनको अशफाक उल्लाह खान पसंद नहीं आएंगे, इनको तो अफजल गुरु पसंद आएंगे और कसाब पसंद आएंगे, जो जिहादी ताकतों को पोषित करने वाले लोग हैं ना। इनको तरक्की कभी पसंद नहीं। लेकिन नकारात्मक राजनीति करते करते ये आपने देखा लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से मुस्लिम वोटों को हथियाने के लिए इन्होंने बहुसंख्यक हिंदू समाज की संपत्ति पर पिंडियत डाली। कहा कि था हम तो हिंदुओं की संपत्ति लूट कर आपको देंगे, तो किस प्रकार से वोट हथियार। देखिए, ये हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति कर ये हमेशा ये वही मौलवी और वही मदरसों की तरह काम करते हैं कांग्रेस कार्यालय भी, जो इनको भटकाने का काम करे और जो इनको विकास की अवधारणा से दूर रखे। क्योंकि ये तो चाहते हैं कि और कसाब पैदा हो और अफजल गुरु पैदा हो, क्योंकि इनको तो इस देश के टुकड़े करना है, क्योंकि पहले भी टुकड़े कर चुके हैं। ये धार्मिकता की आड़ में जिस प्रकार से जहर बोलते आए हैं वही कर रहे हैं राम पांडे जी। आज राम पांडे जी राम भले ही हैं, लेकिन ये किस प्रकार की राजनीति करते हैं देश जानता है, प्रदेश जानता है। ये हिंदू विरोधी बयानों में ही अपने आप को खुश महसूस करते हैं। जब तक हिंदुओं को गाली नहीं देते हैं, सनातन को जहर नहीं देते हैं, तब तक इनको खुशी नहीं होगी। लेकिन जब मुस्लिम समाज की बात आएगी तो किस प्रकार से दाएं बाएं भागते हैं। अब सुधार की बात आ रही तो उसमें भी दाएं बाएं भागना, उसमें भी राजनीति कर रहे। कहिए ना कि गलत है, मदरसे बंद होना चाहिए। इस मदरसों की आड़ में जिस प्रकार से जो जहर बोला जाता है वो बार बार बेनकाब हुआ है, उसमें आप भी साथ। 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खत्म किया, लेकिन ये खिलाफ खड़े रहे। ये आज भी चाहते हैं कि 3 तलाक फिर से चालू हो और मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार मिला था, जो उनके साथ वर्षों से अन्याय हो रहा था इस कुप्रथा के अंदर, उसको फिर बंद कर दिया। लेकिन ठीक है सुरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बढ़ती आबादी की बात होती है, बढ़ती आबादी की समस्या की बात होती है, तो इस पर सिर्फ मुसलमानों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन हिंदू समाज में कई ऐसे साधु हैं जो आगे आते हैं और खुलकर कहते हैं कि अगर बहुसंख्यकों को बहुसंख्यक रहना है तो उन्हें भी 4-4, 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। इस तरह के बयानों पर कोई रिएक्शन नहीं आता फिर? इसके पीछे के भाव को समझना होगा, और भाव केवल यह है कि मुस्लिम समाज यदि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रोजगार
और अच्छे चाल चलन की यदि शिक्षा है और 2 की जगह 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो किसको क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन यदि केवल उस पर वोट की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए कि हमको कैसे जो है, अब बंटवारा का तो समय रहेगा नहीं, अब तो केवल सत्ता पर जो कब्जा कर लेगा वो सत्ता पे कब्जा कर लेगा। तो ये एक पैटर्न से जो काम चल रहा है जिस तरीके, तो वो उसके पीछे है। हिंदू समाज के जो संत बोल रहे हैं वो इस तरह नहीं कर रहे हैं कि जाहिल पैदा करिए आप और बहुत ज्यादा भीड़ बना लीजिए और ऐसा। उनका कहना यह है कि यदि ये संतुलन बनाए रखना है तब आपको 4 बच्चे। लेकिन किसने मान लिया, कौन ने कहा? आपको 2-4 उदाहरण भी ऐसे नहीं मिले होंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि साधु महाराज ने मुझे कहा था इसलिए मैंने 4 बच्चे हमारे घर में हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की बातों को कोई स्वीकार करता है, क्योंकि जिसके दिमाग में ये है। लेकिन यदि ये स्वीकार नहीं किया जाएगा तो आप भारत को कुछ वर्षों बाद जो है अल्पसंख्यक राष्ट्र के रूप में, समुदाय के शासक राष्ट्र के रूप में देख सकते हैं। इसमें कोई शक संशय की बात नहीं है। हालांकि आपातकाल का विषय चला था, बहुत आज रिलेवेंट नहीं है। और जिस तरह से आपातकाल को जस्टिफाई किया गया वो तो बहुत ही अचरज भरी नई जानकारियां हैं कि ये कहां से आ गई। ये तो इंदिरा जी को भी नहीं मालूम थी, ये तो राजीव गांधी, राहुल गांधी जी को भी नहीं मालूम है जो जानकारी अभी आज हम लोगों को मिली है जानकारी। ये और अच्छा है यदि मान लो ये अच्छी जानकारी है कि उनका चुनाव रद्द नहीं हुआ और उनको जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था कि इंदिरा जी का चुनाव रद्द हो गया इसलिए आपातकाल लगाया गया। वो तो बहानेबाजी इधर उधर की शो करते हैं। हम तो मीडिया के लोग हैं, राम पांडे जी भी मीडिया के लोग हैं, तो ये हमने तो देखा है एडिटोरियल छोड़ा था खाली जो है राजेंद्र माथुर साहब ने, और उसके बाद यदि कोई आज इसकी वकालत करता है तो मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति कोई नहीं हो सकती। जब गांधी परिवार माफी मांग रहा है, मांग चुका है कई मौकों पर। नहीं हम देखिए, परिवार को राजनीति करना है, वो अपने हिसाब से जो बोलेगा उनको राजनीतिक फायदा जिसमें दिखेगा। तो ये हम सब लोग जो मीडिया के लोग हैं, पुराने लोग हैं, हम सब लोगों को तो ये महसूस करना ही चाहिए। मैं तो उस NUJ-I का महासचिव हूं आज की तारीख में, जहां हमारे अध्यक्ष महामंत्री और पदाधिकारी प्रतिनिधि मंडल को इंदिरा जी ने बुलाया था और कहा था कि आप समर्थन करिए। उन्होंने कहा कि आप अभी हाल हमको सीधे जेल भेज दीजिए, हम आपातकाल का समर्थन नहीं करते। NUJ के जो है उसमें कहा गया, आज भी हमारे इतिहास में सब दर्ज है। सर लास्ट में 10 सेकंड में रिएक्शन लेते डॉक्टर राम पांडे आपसे। सुरेश शर्मा जी अपना ज्ञान बढ़ाए। विद्याचरण शुक्ल संचार मंत्री थे जिन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। जो जगमोहन जी थे उनका विशेष रोल था, भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। संजय गांधी जी का विशेष रोल था, मेनका गांधी जी भारतीय जनता पार्टी से सांसद रही। इन्होंने कहा, बीजेपी प्रवक्ता ने, हम देश के टुकड़े करना चाह रहे थे। गोवा भारत में नहीं था, नेहरू जी ने गोवा को भारत में मिलाया था। सिक्किम भारत में नहीं था, इंदिरा जी ने सिक्किम को भारत में मिलाया था। अपमान कौन करता है धर्म का? आज चारों शंकराचार्यों का ये अपमान लगातार करते जा रहे हैं। वो जहां तक मदरसा को बंद करने की बात है तो आप क्यों नहीं कर रहे? आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप हर काम के लिए कहते हैं डबल इंजन डबल इंजन। अब आबादी कंट्रोल, आपके 303 सांसद हो चुके थे, आप क्यों नहीं कानून लेकर आए? हम कहते हैं हम तो हमारे फैसला उठाएगा ना, बाकी तो सवाल उठाने के लिए बैठे ही विपक्ष में। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का ही चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब देखते हैं तेज रफ्तार में